80% ऑफ द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इसीलिए उनको कम मार्क्स आते हैं। दिस वाज द ओनली रीजन कि हमने एक स्पेशल राइटिंग प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया, जहां पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और उसके बाद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लिख के प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस का पीडीएफ मुझे भेजोगे फॉर चेकिंग एंड आई विल रिप्लाई एंड पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, ताकि आप अपने आंसर्स में इंप्रूवमेंट ला सको। 3-4 लेक्चर्स के बाद ही स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और हमने लिख के भी प्रैक्टिस किया था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो लेक्चर जरूर देखना। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ईच एंड एवरी टाइप को लिख के, की पॉइंट्स, की वर्ड, सेंटेंसेस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप लेक्चर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपको आपके परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं। वेलकम गाइस, लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आपके होमवर्क क्वेश्चंस मेरे पास आने चाहिए। हाँ, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस इन टुडेज सेशन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? 2 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला, they may ask you to classify the contract according to enforceability। वो सीधा लिख देंगे classify the contracts according to enforceability, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, valid and unenforceable contract। फिर बोलेंगे अच्छा लिखो according to formation, तो आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर वो लोग बोलेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन void and illegal, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, ये तो बहुत रेयरली आता है। एक्सप्लेन वॉइडेबल एंड इलीगल, कोई भी एक एक्सप्लेन करो। तो हमको सारे पॉइंट्स इसकी कवर करके ही जाने हैं। डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले द कॉन्ट्रैक्ट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, क्या हो गया भाई, इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एज void contract, voidable contract, illegal agreement according to enforceability, valid contract, unenforceable contract, express, implied, tacit is according to formation, and performance may be executed or unilateral, executory या फिर bilateral। ये आपको लर्न ही करना है। अब मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और वो लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन की जगह दी नहीं है आपको, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन क्या करना है आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत बेसिक है। इसमें लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस हमको चाहिए। लेट अस नाउ राइट एंड प्रैक्टिस। आई होप कि लास्ट टाइम भी आपके नोट सारे कंप्लीट हो गए हैं, आपने अच्छे से सब कुछ लिख लिया, उसको लर्न रिवाइज भी कर लिया। यस, बिना रिविजन के राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। ओके, नाउ void contract is defined under section 2 clause J। J मतलब अरे जा जा, ये void, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, जा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, सो void क्या होता है? अब हमने डिस्कस कर लिया था ना, ये छोटा सा मैंने आपको टेबल भी लिखवाया था यहाँ पे, याद है? ओके, तो void का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर ना हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ये सिर्फ पॉइंटर्स है, आपको इसको एग्जाम में इलेबोरेट करना है। ओके, चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ void कॉन्ट्रैक्ट बोलो। void means it is not enforceable by, valid मतलब it is enforceable by law, void तो उसका opposite है, not enforceable by law। okay, it has no legal effect, इसका कोई legal effect ही नहीं होता है। अब void एक्चुअली 2 तरीके का हो सकता है, वो void ab initio भी होता है या फिर सिर्फ void भी हो सकता है। अब void may be either void ab initio या फिर ये हो सकता है just void। just void का मतलब क्या होता है? The contract is valid when entered, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर ही नहीं सकते, ये वैलिड होना चाहिए। नहीं, बराबर लिखे, इसको यहां शिफ्ट कर दे, वो ठीक। बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि वो वॉइड हो जाता है। अब जो वॉइड एब इनिशियो है ये होता है वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग।
इसीलिए इसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, क्या डिफाइन करना है आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है, तो इसके बारे में वो पूछ ही नहीं रहे हैं। ये जो है इसके लिए एग्रीमेंट वर्ड यूज होगा, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज। वो पूछ क्या रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड व्हेन इट वॉज एंटर्ड बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स void. So void matlab it is not enforceable by law. It has no legal effect. Okay. This was valid when entered, but later on it became void due to certain circumstances. डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, वो मेरे कॉन्सेप्ट बुक में से मिलेगी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। डज इट बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ये एग्जांपल को अपने माइंड में रखो। अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब एंटर किया था तब वैलिड था। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर वो सीजेस है टू बी एनफोर्सिबल तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void. And does it become void when it ceases to be enforceable? ठीक है, ये आपको लर्न करनी है, लेकिन मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, इट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एक पॉइंट तो यहाँ पर आपको लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है तो सेक्शन 65 के बारे में। इट टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो सपोज कि एक्स ने वाई को शुगर दी थी, बोला मैं तेरे को शुगर सप्लाई करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब वाई ने इसको 10,000 रुपीज एडवांस दिए हुए थे, तो क्या इसको वापस मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं किसी और कॉन्सेप्ट की कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होना चाहिए सेक्शन 65। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है, व्हेन इट बिकम्स वॉइड, ये वाला जब वो वॉइड हो जाता है, आपको तो नहीं पता था, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब तो वैलिड था, आपने एडवांस भी दे दिया। बाद में जब वो वॉइड हो जाता है तब जो एडवांस दिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म कर नहीं रहे। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल? वॉइडेबल मतलब अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब एक पार्टी के पास ऑप्शन है, आपको इसको वैलिड रखना है वैलिड करो, आपको इसको अवॉइड करना है अवॉइड कर दो, ऑप्शन है। अब एक नोटबुक में आप मेरे साथ लिखोगे, नोटबुक में मेरे साथ लिखो कि ये आखिर में वॉइडेबल होता क्या है। तो हेडिंग हम दे देंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्यों इतना डिटेल में जा रही हूँ, बिकॉज इन सब पे बाद में कभी ना कभी तो आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन तो आएगा ही ना, तो बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए आपके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नाउ लेट्स से कि एक डॉन ने एक्स पे कोवर्जन कर दी और उससे उसका घर ले लिया। कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन दिखानी थी ना, तो उसने कंसिडरेशन दिखाने के लिए उसको 2 लाख रुपए दे दिए। वैसे तो घर 5 करोड़ का था, लेकिन उसने 2 लाख में ले लिया। अब इस केस में जो दुखी पार्टी है, दुखी पार्टी कौन है? एक्स। जो दुखी पार्टी है उसे हम अग्रीव्ड पार्टी भी बोलते हैं। जो दुखी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड। चल यार छोड़, घर गया तो गया, जान तो बची, चल छोड़ जान दे। या फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे पे कोवर्जन हुआ था, मैं कोर्ट में जाऊंगा।
एक्स कोर्ट में पहुंच गया, उसने प्रूव कर दिया कि मेरे पे कोअर्जन हुआ था। उसने बोला देखो जज, will I sell my house worth 5 crores only for 2 lakh rupees? I was forced to do so. मेरे पे कोअर्जन यूज हुआ था। तो ये केस में वो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मतलब वो वॉइड हो जाएगा ना। ही कैन गो, ही कैन प्रूव कि मेरे पे कोअर्जन यूज हुआ था एंड ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको अपना घर तो मिल गया, लेकिन इस 2 लाख रुपए का क्या करे? वो भी अपने पास रख ले? नहीं, वो नहीं रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि घर भी रख लो, पैसे भी रख लो, सब रख लो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे आपको बेनिफिट रीस्टोर करना पड़ेगा, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 64 में। मैम आपने तो ऊपर बोला था 65, वो वॉइड के लिए था, ये वॉइडेबल के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो डिस्कस किया गया है सेक्शन 64 में। ठीक है। अब देखो ये जो डिसीजन है ना कि आपको इसको वैलिड रखना है या वॉइड कर देना, कैंसिल कर देना है, दिस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। कैंसिलेशन मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल वो तो डिफाइन किया ही नहीं है ना लॉ में। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है। तो आपको इसको वैलिड रखना है या कैंसिल करना है ये डिसीजन आप ले लो, लेकिन रीजनेबल टाइम में आपको लेना पड़ेगा। जो भी बेनिफिट है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। एक और बात यहां पर हमको याद रखनी है, दैट वेयर द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, ओके, कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, हम हमेशा यही सीक्वेंस में याद रखेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, fraud and misrepresentation, then the contract is voidable. लेकिन अगर मिस्टेक है then the contract is, आपको पता है, void। ये है सेक्शन 19, ये भी 19, ये भी 19, ये 19A में आएगा और ये आ जाएगा सेक्शन 20। ठीक है। ये जो मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं यहां पर वो बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये सब देखो आप लिख लो, मैं जूम करती हूँ फिर वापस नीचे को अच्छे से लिखो। ठीक है। एक चीज ना अभी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते तब तक वो वैलिड रहेगा। डू यू एग्री विद दिस? यस। वो भी लिख लो यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट remains valid until rescinded। मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। रिसेंड का मतलब होता है कैंसिल, तो कैंसिलेशन के लिए बेटर वर्ड है रिसेंड। या फिर इसको बोलते हैं रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट या रिसेंड दोनों का मीनिंग होता है टू कैंसिल। लिखा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप कैंसिल नहीं कर लेते तब तक तो वैलिड रहेगा, इसीलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला है ना। सो इट रिमेन्स वैलिड अंटिल रिसेंडेड। अब जब एग्जाम की तैयारी करोगे ना, ये नोट देखो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है। ये आपको लिखना है और ये ना अभी एक काम करना, डू इट राइट ना। इसको आपने एक बार कॉपी करके लिखा ना, अब इसको लर्न करो, बुक बंद करो और एक पेज पे इसको बिना देखे लिखो, फिर इसको कंपेयर करो विद व्हाट आई हैव रिटन। चलो वो करो, अभी वीडियो को पॉज करो। ओके आप पहले ये लर्न करो, बुक बंद करो अभी, चलो बुक बंद करो, लर्न करके फिर इसको खुद से लिखो और कंपेयर करो, जो मिस्टेक्स हैं वो आपको मालूम पड़े। लिखो चलो। लिखा? ओके
इसको यहाँ पे लिख देंगे रेफर नोट। इलीगल क्या होता है? इलीगल का मतलब होता है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल मतलब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल हमेशा वॉइड एब इनिशियो रहेगा। यस, इलीगल मीन्स इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। आपके क्वेश्चन में अगर आपको फॉरबिड वर्ड मिल गया ना, मतलब कि ये इलीगल है, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ। या फिर अगर आपको बेटर कुछ लिखना याद होता है तो लिख दो कॉन्ट्ररी टू लॉ। इट इज वॉइड एब इनिशियो। और लिखो कोलैटरल इज ऑल्सो वॉइड। कोलैटरल मतलब एडिशनल एग्रीमेंट। कोलैटरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। तो मेन एग्रीमेंट तो वॉइड है ही, कोलैटरल भी वॉइड हो जाएगी। मेन अगर इलीगल, मेन इलीगल, ठीक है, मेन इलीगल है, कोलैटरल इज ऑल्सो। नाउ एक मैंने ना टेबल लिखवाई थी, वो लिख देती हूँ चाहिए तो। मेन अग्रीमेंट एंड कोलैटरल। मेन एग्रीमेंट वॉइड है, कोलैटरल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैलिड रहेगी। मेन अगर इलीगल है, कोलैटरल इज। इधर आपको चाहिए तो आप जो लीगल लिखा है वो लिख सकते हो, नीड नॉट बी वॉइड। मतलब वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी रह सकता है। नीड नॉट बी वॉइड मतलब वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी रह सकता है। लेकिन अगर मेन इलीगल है, कोलैटरल को तो वॉइड होना ही होना है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो प्लीज हाईलाइट करो, इस पे क्वेश्चंस आते, ठीक है। मैम एक डाउट है यहाँ पर, क्वेश्चन भी आया था। अब ना मेन एग्रीमेंट वो इलीगल है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में जो मेन एग्रीमेंट है वो इलीगल है, माना। लेकिन जो कोलैटरल है आप बोलते हो वो भी वॉइड है। बट व्हाट इफ जेड इनोसेंट है? तो अगर प्रूव कर देता है कि वो इनोसेंट है तो वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो हम बोलते नहीं नहीं ये इलीगल है तो कोलैटरल वॉइड होना ही है, फिर आप प्रूव करो कि आप इनोसेंट थे। ये शायद केस बेस्ड में आ सकता है। तो कोलैटरल वॉइड तभी होगा व्हेन थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द इलीगैलिटी। व्हेन थर्ड पार्टी इज अवेयर। थर्ड पार्टी अगर इनोसेंट है तो कोलैटरल वैलिड होगा। ठीक, मैंने तो सभी कर दिया यहाँ पर। तो इलीगल क्या होता है? फॉरबिडन होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, कोलैटरल वॉइड होता है, प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द इलीगैलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या लिखेंगे? ऑल असेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बस इतना ही लिखना है। ऑल असेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इट इज एनफोर्सिएबल बाय, बस इतना ही। अनएनफोर्सिएबल मतलब क्या? वैसे तो असेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओके, वैसे तो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ना टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा। इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स है सारे, बट देर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट, therefore it is unenforceable। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? राइटिंग में चाहिए था, मैंने नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन चाहिए था, मैंने नहीं करवाया। अटेस्टेशन चाहिए था, मैंने नहीं करवाया। अरे स्टैंपिंग चाहिए थी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी थी, वो मैंने नहीं करवाई, इसीलिए अनएनफोर्सिएबल। अरे मैंने टेक्निकल डिफेक्ट को निकाल दिया,
देखो कितने लॉजिकल फ्लो में हम जा रहे हैं। वैसे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट, मैंने टेक्निकल डिफेक्ट निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो गया। अब इसको आप सेंटेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे एग्जाम में? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट but there is some technical defect due to which the contract is unenforceable. Once the technical defect is removed, the contract becomes enforceable. इतने इजीली मैंने ये वर्ड्स को देखो सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे कीवर्ड्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस मीन्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन। हम बस इतना ही लिखना है क्या? एग्जाम्पल लिख दो एग्जाम में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इन वर्ड्स। इतना लिख लो, ठीक है। इम्प्लाइड क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इम्प्लाइड का मतलब है, देखो यहां पर वर्ड्स यूज किए हैं ना, इम्प्लाइड में वर्ड्स नहीं यूज किए। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इट्स इम्प्लाइड, इट्स अंडरस्टूड ना। कैसे समझेगा? वर्ड्स तो है नहीं, एक्शन, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, इससे समझ में आए। तो इम्प्लाइड जो होता है ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दो तरीके का होता है। एक है इम्प्लाइड बाय फैक्ट और दूसरा होता है इम्प्लाइड बाय फैक्ट। मतलब वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। कॉन्ट्रैक्ट इज इनफर्ड, मैंने एक बेटर वर्ड यूज किया है। कॉन्ट्रैक्ट इज इनफर्ड। इनफर्ड का मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टूड। फ्रॉम फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, एक्शन और कंडक्ट। वर्ड्स तो यूज है ही नहीं, हमारे एक्शन, हमारे कंडक्ट से पता चलता है। एग्जाम्पल लिखो, बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट। बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट वो ऑफर है, मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको आना है बैठ जाओ। वी बोर्ड, दैट इज एक्सेप्टेंस। भाई बैठे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको, फ्री में तो नहीं वो लेके जाएगी आपको कि इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप बस में चढ़े तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम ये क्वेश्चन आता है। एक कूली वाला भी आता है जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको लर्न करना है आपको। एक कूली वाला एग्जाम्पल भी आता है, वो जनरली आता है, वो भी लिख लेते हैं। अब एक्स ने स्टेशन पे जो कुली खड़ा था ना, वो इसका सामान उठा के लेने लगे, इसने भी नहीं रोका। तो कुली जो है वो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारा सामान उठा रहा हूं, मेरे को पैसे चाहिए, इसने भी नहीं रोका उसको। दिस शोज एक्सेप्टेंस। और फिर बन जाता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लिख के बता देते हैं। नहीं, आपको बताना है कि इसमें ऑफर क्या है। कूली गिव्स द इम्प्लाइड ऑफर which is accepted by X. This becomes an implied contract. You are using the services of the coolie, you are expected to pay for it. ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको अच्छे से करके जाना। ओके, इम्प्लाइड बाय लॉ मतलब पार्टीज नेवर इंटेंडेड, ये वर्ड लिखना है आपको, दे नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय, पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, इट इज इम्पोज्ड बाय। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स बाय मिस्टेक left goods
एट द हाउस ऑफ वाई, और वाई ने उसको यूज भी कर लिया। भाई तुमने यूज किया है तो अभी पे तो करना पड़ेगा ना। यूज नहीं करते तो दे देते, रिटर्न कर देते ना गुड्स। तुमने यूज किया तो अभी यूज किया तो इट इज अंडरस्टूड, पे तो करना ही पड़ेगा। सो इट इज अंडरस्टूड बाय लॉ कि भाई यूज किया तो पे तो करना ही है। पार्टी इज नेवर इंटेंडेड, लॉ बोलते तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये तो इम्प्लाइड बाय फैक्ट एंड इम्प्लाइड बाय लॉ। टैसिट क्या होता है? ये कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन एक्ट में तो नहीं मिलेगी आप। दिस इज एक्चुअली, टैसिट का मतलब होता है साइलेंस। ओके, टैसिट का मीनिंग क्या होता है? साइलेंस। इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ, या अब आप बोल सकते इम्प्लाइड बाय फैक्ट, फैक्ट बेटर रहेगा क्योंकि इसमें एक्शन आता है ना, फैक्ट रहेगा। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय फैक्ट। अब अगर आपको एग्जाम में सेल बाय फॉल ऑफ हैमर या फिर एटीएम का क्वेश्चन आता है, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर या एटीएम का क्वेश्चन आता है, ओनली देन यू विल कंसिडर टैसिट। अदरवाइज ये टैसिट वर्ड यूज मत करना एग्जाम। ठीक है, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, जो बिडर है वो ऑफर देता है, ऑक्शनियर हैमर स्ट्राइक करके अपने एक्शन से एक्सेप्टेंस बताता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये एक्शन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। एटीएम में हम कार्ड डालते हैं, इट्स एन ऑफर, मेरे को पैसे चाहिए, वो हमको पैसे दे देता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। वर्ड्स कहाँ यूज हुए? वर्ड्स तो यूज ही नहीं हुए, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम अवर एक्शन। तो ये एक सेपरेट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पोज्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। सिर्फ इन दो एग्जाम्पल्स में टैसिट यूज करना, अदरवाइज इम्प्लाइड बाय फैक्ट ही लिखना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही लिखना। अभी ना आप देख लो कि आपने सब कुछ लिख लिया ना प्रॉपरली, नहीं लिखा है तो लिख लेना। लिखा सर? एक बार चेक कर। ठीक है, अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ओवर हो गया, दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली है। सो बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड their obligation, nothing remains to be done. Both parties have fulfilled their obligation, nothing remains to be done. Unilateral क्या होता है? यूनी मतलब वन, ओके, इट्स अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फॉर्मेशन ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। दूसरी पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही परफॉर्म कर लिया, ठीक है। ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अदर पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म। जैसे ना एक पास्ता ईटिंग कॉन्टेस्ट थी, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने बोला कि जो भी सबसे पहले ये बड़ा बोल ऑफ पास्ता फिनिश करेगा ना, तो हम उसको $1000 देंगे, कि £1000 ले लो, कोई भी ले लो। अब एक्स ने पूरा फिनिश कर दिया, एक्स ने अपना खाने का जो काम था वो पहले ही कर दिया ना। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनेगा? जो जीतेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो जब तक कोई जीतेगा नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। अब एक्स जीत गया तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ने तो अपना काम पहले ही कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कर दिया था। अब किसका काम बाकी है? सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का काम बाकी है। बिकॉज सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का काम बाकी है, दिस इज नोन एज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सिर्फ एक पार्टी को अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है, दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस पहले ही फुलफिल कर दिया था।
So this is a kind of an executed contract क्योंकि one party has already done what was expected from. Bilateral या फिर executory contract क्या होता है? Bi मतलब two. So both the parties have to still perform their promise. X ने Y को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे गुड्स दूंगा नेक्स्ट मंथ, और Y ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे पेमेंट करूंगा 7 days आफ्टर डिलीवरी. तू डिलीवर कर, तेरे को 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा. क्या अब तक X ने गुड्स दिए हैं? नहीं. क्या Y ने पेमेंट करी है? नहीं. वो करेंगे ना. When both the parties have to still perform their obligation. ठीक है, both the parties. Keywords क्या है? Both parties have to still perform their obligation. Then it is known as executory contract, also known as bilateral contract. यहाँ पर जो unilateral है ना, ये कोई एक separate kind of contract नहीं है. It is a type of executed contract. यहाँ पर bilateral को हम executory को हम bilateral भी बोलते हैं. यहाँ पर दोनों separate है, but ये इसी का part है. तो यूनिलैटरल मतलब वन पार्टी हैज टू स्टिल परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इसके साथ हमारा ये डिस्कशन अभी कंप्लीट हुआ. अब होमवर्क के क्वेश्चंस देख लो. होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आपको 4 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं. ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है. ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको वो फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है. ये 4 मार्क्स का हो, ठीक है. तो 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 4 सेंटेंसेस लिख दो, एक पैराग्राफ, बस दैट्स इट. तो मेरे को ये चारों क्वेश्चंस आंसर करके भेजो फॉर चेकिंग. होमवर्क क्या है आपका? ये 4 क्वेश्चंस. डिफरेंस बिटवीन. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन में कैसे करोगे? डिफरेंस बिटवीन में आपको हेडिंग लिखना कंपल्सरी है, ठीक है. देखो ऐसे, मेरा जो कंपाइलर है ना, उसमें सब मिल जाएगा आपको. एक मिनट, डिफरेंस, अरे वो तो कॉन्सेप्ट बुक. ये देखो, मेरी कॉन्सेप्ट बुक में दिया है ना मैंने, वैसे लिखना है आपको, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन, आई जस्ट ये रहा. पहले आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है, ऐसे, और फिर एक्सप्लेन करना है. हाँ, एक लाइन छोड़ना है इसके बाद, लीव अ लाइन, ओके. और यहाँ पर कुछ भी मत लिखना, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना. टी फॉर्मेट बनाओ और ऐसे लिखो, मीनिंग, फिर डेफिनेशन, ऐसे, ठीक है. ऐसे लिखना एंड सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग, ओके. अच्छा, अब होमवर्क तो आपको मिल गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑफर के बारे में, ओके. वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, एवरीथिंग अबाउट ऑफर. तो अब आप क्या करोगे? अब आप मेरे कॉन्सेप्ट बुक में से इस सब को रिवाइज करोगे खुद, ताकि जब आप मेरे साथ रिवीजन करने आओ तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है. तो आप इसमें से क्या रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए? क्या करेंगे हम? ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन, ठीक है. ये करके आओगे. और लैब्स भी है, तो ऑफर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है सारे करके आना. मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ऑफर कवर करने वाली हूँ. पहले हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, कि पहले सिर्फ रिवाइज करेंगे इसको. एक बार रिवीजन हो जाएगी ना, फिर हम लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. चलो, तो दीज आर रिवीजन कम राइटिंग प्रैक्टिस. मैं नहीं चाहती कि बिना रिवीजन के हम राइटिंग प्रैक्टिस करें. आई टेक योर लीव. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद ऑफ.
और स्टूडेंट्स, कैसा रहा लेक्चर? मजा आया कि नहीं? आप देखना नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपके आंसर राइटिंग में खुद ही कितनी इंप्रूवमेंट नजर आएगी और आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो फटाफट एनरोल कर लो, विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको बैच के बारे में और डिटेल्स चाहिए, तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश ओनली लेक्चर्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो इंग्लिश ओनली लेक्चर्स लेना चाहते हैं कि इंग्लिश बैच के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है और लेनी है सफलता की उड़ान।